हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। यह आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो है, पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल का है, जेपीएससी प्रीलिम्स का है, जो आप लोगों को मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। जितना हम आप लोगों को नोट्स दे रहे हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए पार्ट 1 को भी देखिए, पार्ट 2 लगातार जितना हमको लगता है कि 20 से 30 क्लास में हम पूरा पॉलिटिक्स ख़त्म कर देंगे। तो आप लोगों को कोशिश करना है, सारा क्लास को देखना है। उसके बाद आप प्रीलिम्स में जाइए, प्रीलिम्स मतलब पीटी एग्ज़ाम में जाइएगा, तो आप लोगों को 100% सारा क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, सब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पॉलिटिकल का छूटेगा नहीं, है ना। और हर एक मतलब प्रीलिम्स का यानी पीटी का जितने भी पेपर होंगे सारे हम जल्द से जल्द अब तैयारी करवा देंगे, जल्द से जल्द ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉलिटिकल ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक होंगे आज उसको सारा वर्णन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको आज शाम तक में ही अनुच्छेद बाय अनुच्छेद आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है इसमें देख लीजिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज का 3 कलर होता है। ठीक है, 3 पट्टियाँ होती है। पहले केसरिया, सफ़ेद, हरा और मध्य में नीले रंग का चक्र होता है। तो मध्य में किस तरह का कलर होता है? नीले रंग का चक्र होता है। और ये याद रखने वाला प्रीलिम्स के लिए है कि इसमें 24 तीलियाँ होती है। तिल्ली मतलब जो होता है ना, लाइन ब्लू कलर में, है ना। और जो आता है एग्जाम में कि यह चक्र को अशोक चक्र कहते हैं, ये भी याद कर लीजिए। और ध्वज की लंबाई याद रखें, लंबाई चौड़ाई 3:2 होता है। ठीक है, और संविधान सभा ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये भी चीज़ आप लोगों को क्या करना है, ये 22 जुलाई जो 1947 है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है ये। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राजकीय चिन्ह, मतलब राजकीय चिन्ह या तो राज्य चिन्ह जो होता है। ठीक है, देखिए सारनाथ में स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ का शीर्ष भाग अनुकृत को राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। तो राज्य चिन्ह के रूप में सम्राट अशोक का जो सिंह स्तंभ था उसको अपनाया गया था, यानी जो सतमें जैसे करके नहीं लिखा हुआ था 3 शेर वाला, है ना, वो लिखा है, वो है। और इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसमें जो सतमें जैसे लिखा हुआ है देवनागरी में लिखा गया है। ठीक है, और इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी याद रखना है कि इसको कहाँ से लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है, तीसरा देखिए हम लोग का राष्ट्रगान। ठीक है, तो राष्ट्रगान अंग्रेजी में से मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते थे, किस नाम से जाना जाता था? 19। ठीक है, और इसको 1919 में पहली बार गाया गया था। कब गाया गया था? 1919 में। और इसे भी पहले 1912 में तत्व बौद्धिका पत्रिका में भारत विविधता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रगान जनगण मन जिसके जो लेखक है उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसे संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये आता है कि कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। और पहले बार इसे कब गाया गया था? तो ये कांग्रेस अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। और इसे राष्ट्रगान गाने में, इस राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोगों का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय गीत। देखिए, तो राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वो वंदे मातरम है। ठीक है, और इनके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये तो आपको याद रखना। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में बहुत कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट, जल्दबाजी मार्क मत है। राष्ट्रीय गान मतलब जन गण मन और राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम। इनके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, उसके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आनंद मंद से लिया गया है। ठीक है, ये 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इसे भी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, और इसको गाने में कुल कितना सेकेंड टाइम लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है, सॉरी 65 सेकेंड लगता है। तो ये चीज़ 52 सेकेंड राष्ट्रीय गान को लगता है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर। यह शक संवत पर आधारित है। ठीक है, और इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर बनाया गया है। किसे? ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर बनाया गया है। और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु पैंथर टाइगर है। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर यानी मोर है। और राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा है। इस तरह से हम लोगों को याद रखना है।
अब भारतीय संविधान के कुछ विशेषता भी देख लीजिए, ठीक है। तो लोकप्रिय संबुद्ध पर आधारित संविधान, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता का संबुद्ध पर आधारित है, ठीक है, संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। तो इसको जो भारतीय जनता द्वारा ही बनाया गया है, और इस संविधान के अंतिम शक्ति जो होता है ना वो जनता के हाथ में होता है, मतलब ज़्यादा जो पावर होता है वो मतलब ज़्यादातर किसके हाथ में होता है, तो जनता के हाथ में होता है, ठीक है। विशाल और लिखित संविधान, तो देखिए भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, ठीक है, और इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं, और वर्तमान समय में 1970 अनुच्छेद, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। इस संविधान में मौलिक अधिकार, कर्तव्य, ठीक है, संघ, राज्य और राज्य के बीच संबंध, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग और लोकसभा आयोग की व्यापक चर्चा की गई। इतने सारे चीज़ की क्या किया गया, संविधान में चर्चा किया गया, ठीक है, जो आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का अलग भाग अनुच्छेद है, सबको बताएंगे, है ना, इसलिए ध्यान से रखिएगा, सब देख लीजिए, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट होगा अनुच्छेद, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संविधान के प्रस्तावना में राष्ट्र है कि भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो भारतीय संविधान कैसा है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, और अर्थात भारत का जो आंतरिक और बाहरी दृष्टिकोण से किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं, मतलब ना तो बाहर से कोई आ सकता ना अंदर से, ठीक है। यह इस प्रकार किसी बाहरी देश का कोई अधिकार नहीं है भारत में, किसी का नहीं, ठीक है। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज्य वाला सत्ता जनता में निहित है, और जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार, जितने भी जनता है सबको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है प्रस्तावना, ठीक है ना, जो भारतीय संविधान का लक्ष्य और उद्देश्य की निर्धारित करता है, और प्रारंभ में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना जब शुरू में संविधान लिखा गया तो उसमें प्रस्तावना को अंग नहीं माना जाता था, लेकिन इसमें परिवर्तन करने का कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आगे चलकर यह कहा गया कि जहां भारतीय संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, यानी कि संशोधन किया जा सकता है, अर्थात प्रस्तावना भारतीय संविधान को आईना है, मतलब दर्पण है, ठीक है। आप देखते हैं समाजवादी व्यवस्था। तो भारतीय संविधान की एक बड़ी व्यवस्था समाजवादी तत्व है, ठीक है, जो प्रारंभ से ही सम्मिलित है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी तत्व को और अधिक महत्व दिया गया, और समाजवाद का मूल्य अभिप्राय आर्थिक शोषण को समाप्त करना है, मतलब जो इसका मूल्य था आर्थिक समाप्त करना था, और भारतीय समाजवाद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, अर्थात भारत को विभिन्न वर्ग के असमानताओं को समाप्त करना है, और इसी के लिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आर्थिक विषमता को दूर कर सभी को समान अवसर प्रदान करना ही क्या है, समाजवाद है। जितने भी सबको समान अवसर प्रदान करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, समाजवाद कहेंगे। अब देखते हैं संसदीय सरकार। तो संसदीय सरकार कहने का मतलब क्या होता है कि भारतीय संविधान में संसद को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है, संसद को क्या दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है, और इसमें कहा गया है कि भारत में संसदीय व्यवस्था के तहत कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और इसमें राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। तो भारतीय संविधान में आपको याद रखना होगा, एक मिनट, सॉरी एक सेकेंड, अभी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यही देखिए, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है नाममात्र का प्रधान होता है लेकिन केवल सिग्नेचर करता है। मेन प्रधान वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये याद रखिए। कठोर और लचीलेपन का प्रमाण भारतीय संविधान का, कठोर भी है लचीला भी, देखिए कैसे। संविधान में एक बड़ी विशेषता कठोर और लचीलेपन का समन्वय है, ठीक है। संविधान में संशोधन प्रणाली के आधार पर इसे कठोर और लचीला बताया गया है। कठोर संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल होती है, लचीला संविधान वो होता है जिसमें संशोधन प्रक्रिया सरल होती है। तो भारतीय संविधान में ये दोनों तत्व पाए, कोई चीज़ संशोधन करना आसान होता है, कोई कठिन होता है, इसलिए बोलते हैं भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है, और इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। इसका अर्थ होता है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका धर्मनिरपेक्ष, मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक लक्ष्य। भारतीय संविधान एक प्राकृतिक संघात्मक या तो एकात्मक है। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इसलिए भारतीय संविधान ना तो एकात्मक है और ना ही संघात्मक है, बल्कि इसमें दोनों तत्व सम्मिलित, इसलिए इसे अर्ध संघीय भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? तो अर्ध संघीय, संघात्मक भी पाया जाता है और एकात्मक भी पाया जाता है। ठीक है। संघात्मक संविधान लक्ष्य तो क्या होता है? तो ये लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, स्वतंत्र न्यायपालिका। एकात्मक लक्ष्य कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकाल के समय संसद को विविध विधि निर्माण की शक्ति, नए राज्य का गठन संबंधी संसद की शक्ति, ये सब कुछ एकात्मक और संघात्मक का लक्ष्य बता दिए। अब वैक्स मताधिकार देखिए, भारतीय संविधान संसदीय शासन की व्यवस्था करता है और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की गठन जनता द्वारा की जाती है। तो जो सरकार होते हैं इसको किसके द्वारा गठन किया जाता है? जनता द्वारा, और वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन सत्ता चलाई जाती है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव वैक्स मताधिकार के द्वारा की जाती है, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। के द्वारा किया जाता है तो वैक्स। और इसी प्रकार से उपरोक्त अलावे एकल नागरिकता, मूल अधिकार आदि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता थी। इतने सारी विशेषता आप लोगों को बता दी। अब देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। ये तुम्हारा आपका जो प्रस्तावना जो बीपीएससी में पूरा तरह से लिखने के लिए आता है कि हम भारत के लोग भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रवित करते हैं। इतना बड़ा प्रस्तावना है, इसको रट जाइए। कोई भी एग्ज़ाम में अगर आता है तो इसको लिखिएगा, तभी थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो रिटेन एग्ज़ाम आएगा यूपीएससी का, मेंस में अगर आया तो लिख दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है। और अब देखते कुछ पॉइंट। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्म, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था। तो समाजवाद जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। इस बात को कौन कहा था? सुभाष कच्छप ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। और महात्मा गांधी ने प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, इसे किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय किशोरानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और प्रस्तावना को संशोधन किया गया 1971 ईस्वी में। अंतिम सरकार में क्या क्या था जब हमारी आज़ादी से पहले? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 दिसंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया था। सरकार में प्रारंभ मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं होते शुरू में, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पूरा गठन हुआ था तो मुस्लिम लीग का भी 5 सदस्य शामिल हो गए थे। नाम देखिए क्या क्या पद मिला था। जैसे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष और वित्त विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, चक्रवर्ती गोपालाचार्य को शिक्षा विभाग, अरुणा आसफ अली को रेलवे विभाग, जॉन मथाई को उद्योग, शरद चंद्र बोस को नागरिक आपूर्ति विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग, सौद अली जाहिर को खनन मंत्रालय, डॉक्टर CH बाग को बंदरगाह और वाणिज्य मंत्रालय। मुस्लिम लीग के जो सदस्य शामिल हुए थे
लायाकत अली वित्त विभाग, अब्दुल गफर खान स्वास्थ्य विभाग, अब्दुल निस्तार संचार विभाग, आई चंद्रगिरर वाणिज्य मंत्रालय कुछ विभाग, योगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग। इस तरह से हुआ था स्वतंत्रता से पहले अंतिम सरकार। अब स्वतंत्र प्राप्ति के बाद गठित अंतरिम मंडल सदस्य कौन कौन थे देखें। तो चक्रवर्ती गणराज्य गोपालाचार्य मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे प्रधानमंत्री विदेश विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे गृह मंत्रालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे वित्त मंत्री यानी कानून मंत्री, सरदार वल्लभ देव सिंह बने थे रक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे खाद्य और कृषि मंत्रालय, मौलाना अब्दुल कलाम बने थे शिक्षा मंत्री, बाबू जगजीवन राम बने थे श्रम मंत्री, जॉन मथाई बने थे रेलवे, डॉक्टर CH भाभा बने थे वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदाई बने थे संचार मंत्री, राजकुमारी कौर बने थे स्वास्थ्य मंत्री, RK पुष्पमोहन सेठी बनी थी वित्त मंत्री विभाग, श्याम प्रसाद मुखर्जी बने थे उद्योग मंत्री और BN गडियल बने थे ऊर्जा मंत्री। तो इस तरह से जो आपका जो राष्ट्रीय प्रतीक था वो हम आप लोगों को ख़त्म कर दिए। अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अनुच्छेद, भारतीय संविधान के जितने भी प्रबंध उपबंध आधार अनुच्छेद है इसको भाग बाय भाग वर्णन करेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में अच्छा रहे और सारा चीज़ याद हो जाए, ताकि आप लोगों का प्रीमिल्स यानी PT के एग्ज़ाम अच्छा से जाए। कोशिश करेंगे बहुत जल्द सारा PT के एग्ज़ाम ख़त्म करके मेंस स्टार्ट कर देंगे। इस चैनल पे आप लोग बने रहें। 100% आप लोगों को वादा करते हैं कि इस बार आप लोगों को बहुत कम से कम मेरे चैनल से जितने पढ़ेंगे कम से कम 10 गो का तो इस बार JPSC फाइनल होगा, वादा है मेरा, ठीक है। और आप लोग के लिए दिन रात हम मेहनत करेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।